नमस्कार दोस्तों, मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि एक सांसद, एक बाहुबली, एक माफिया टाइप का नेता जिस पर देश के पहलवान ओलंपियन आरोप लगाते हैं, यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगाते हैं और वो टीवी चैनलों पर धड़ाधड़ इंटरव्यू देता है, धमकी देता है और खुद कहता है कि मैं अपना नार्को टेस्ट तो करवा लूँगा, लेकिन मैं एक्यूज हूँ, मैं नार्को टेस्ट करवाऊंगा, लेकिन विक्टिम जो इस पर आरोप लगा रहे वो भी अपना नार्को टेस्ट करवाएं। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे समझना चाहेंगे कि कानूनी पेच क्या है नार्को टेस्ट को लेकर। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। ब्रजभूषण कह रहा है जिस तरह की नार्को टेस्ट मैं तो अपना करवा लूँगा, लेकिन विनेश फोगाट अपना नार्को टेस्ट कराए, बजरंग पूनिया अपना नार्को टेस्ट कराए। सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि नार्को टेस्ट की एक प्रोसेस होती होगी ना सर, ये किस तरह होता है, क्या प्रावधान है? देखो, पहली बात तो नार्को टेस्ट के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। और दूसरा, कंप्लेनेंट का तो नार्को टेस्ट होने का मतलब ही नहीं। ये जो बातें चल रही हैं ये कोई ज़्यादा लीगल बातें नहीं हैं। इसको मोरली तो लोग देख रहे हैं। भाई, खिलाड़ी तो इस तरह से कहना चाहते हैं ना देश के सामने कि हम सही हैं, हम नार्को के लिए भी तैयार हैं। ये तो उनकी तरफ से एक उस बात पे कहने का जोर है कि हम सही सच्चे हैं, ताकि ये देश पूरा विश्वास करे और देश ये खड़ा हो जाए हमारे आंदोलन के साथ। अदरवाइज बिल्कुल इलीगल हो रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है और कानून नाम की इक्वलिटी का जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बिल्कुल धराशायी किया जा रहा है। और धराशायी कोई और नहीं कर रहा, खुद जिनको कानून का फॉलो करवाना है सिस्टम में, वही लोग इसके अपराधी हैं। तो उसपे हम आते हैं सर। मतलब अगर ये पहलवान जो ये 7 लड़कियां हैं जिन्होंने एफआईआर करवाई है, ये कह देती हैं कि हम भी अपना नार्को करवाने को तैयार हैं, कह भी रहे हैं, तो मतलब अगर ये भी कह दे कि हम भी अपना नार्को करवाने को तैयार हैं, तो कोई ऐसा प्रावधान है कि दोनों पार्टी कोर्ट में जाएं और परमिशन लें नार्को की, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, अगर कोर्ट के सामने खुद ये कहें, खुद दोनों पक्ष, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है फिर कोर्ट इसमें मना भी नहीं करेगी। यस, मगर ये वॉलंटरली है और वो खुद ही कोर्ट में कहें कि हम तैयार हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक अहम सवाल है, मैं कहता हूँ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट हो भी जाता है और इनका पॉजिटिव निकले या नेगेटिव निकले, लेकिन इनके नार्को टेस्ट के आधार पर उन 7 लड़कियों ने जो एफआईआर कराई है, उनके दावे थोड़ी खराब हो जाएंगे सर? बिल्कुल नहीं होंगे। इनका जो आदमी नार्को टेस्ट कराएगा उनके आधार पर दूसरों का नहीं हो सकता। ऑल कंप्लेनेंट्स आर फ्री एंड डिफरेंट। ये तो वो लोग हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं उन 7 लड़कियों की। बिल्कुल, एफआईआर भी अलग अलग दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि इंसिडेंट अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के साथ हैं। ये कॉमन 2 एफआईआर बताते हैं दर्ज की हैं, वो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के रोल को कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास एफआईआर तक की आई थी, उस पर हमने, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी, अब आप लोअर कोर्ट पे जाए, सेशन कोर्ट पे जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक फटकार लगा के पूछ सकता था पुलिस से कि पोक्सो की धारा दर्ज है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता था और पूछना चाहिए था। मैं वकील होने के नाते और भी साथी वकील इस देश के ये महसूस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो एक्टिविज्म दिखाना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी देश के प्रति है वो नहीं निभा पा रही है। इसमें कहने में कोई हिचक नहीं अपने को। सर, आपका परिचय बता दीजिए आप सबसे पहले, फिर मैं सवाल लेता मैं ओमवीर सिंह वीरवाल, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हूँ हूँ। और मैं पूरी सिंपैथी रखता हूँ। नहीं सर, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझते होंगे। क्या इस देश में 2 कानून चल रहे हैं क्या सर, कि एक आम आदमी के लिए अलग कानून और एक सत्तारूढ़ पार्टी में जो नेता है, विधायक है, उनके लिए एक अलग कानून? देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आम आदमी के लिए जो कानून है वो सत्ताधारी कोई भी उसमें हो। पहले भी हम देख चुके हैं, टैनी महाराज हैं, मैं अभी इनको देख रहे हैं, किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। और इस केस में जो भी इंक्वायरी हो रही है वो एक तरह से करीब करीब डेड एंड पर है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इतना समय किसी भी ऐसी इंक्वायरी में नहीं लग सकता। और ये जो कह रहे हैं नार्को टेस्ट की बात, नार्को टेस्ट जो है उसका किया जाता है जो एक्यूज्ड है, जो कंप्लेनेंट है उसका नहीं किया जाता। तो ये, और एक्यूज का खुद का कहने का कोई सेंस नहीं है, ये तो पुलिस को करना है, कोर्ट से परमिशन लेकर के उसको कंडक्ट करना है। वो पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। उसने तो अपना बयान दर्ज करके और उसको एक दिन बुला करके उसकी इतिश्री कर ली है, तो उसके आगे कोई इसका प्रोग्रेस नज़र नहीं आता। एक सवाल मैं आपसे और समझना चाहूँगा, ठीक है 30 दिन से धरना चल रहा है, सरकार नहीं सुन रही, सबने आंख बंद कर रखी है, आज ये लोग इंडिया गेट आ गए, फिर क्या? नहीं सुनती है पुलिस, नहीं सुनती सरकार, न्याय मिलेगा इन लोगों को? कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेसिंग करनी होगी? देखो, इस तरह के मौके में अगर न्याय नहीं मिलता तो देश की भावनाएं भड़कती हैं। मैं आपसे कानून के दायरे, क्योंकि आप वकील हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं उसी कानूनी दायरे देखो, हाँ बिल्कुल, कानून तो ये कहता है कि
में जाओ, दोबारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये पूरा तमाशा देख ही रहे हैं, सब लोगों को पता क्या हो रहा है। और ये लड़कियां और ये खिलाड़ी पीछे हटने वाले नहीं, और देश के लोग भी अब इनके साथ हैं, जनता भी पीछे नहीं हटेगी। अल्टीमेटली उन लोगों को भी जो काम नहीं करना चाहते उनको काम करना पड़ेगा, और जुडिशरी भी के अंदर भी हिम्मत आएगी लोगों को देख के। जब देश के लोग जिस साइड में हो जाते, धीरे धीरे जुडिशरी में भी वो हिम्मत आ जाती है। अगर हिम्मत कहीं गायब है, वो हिम्मत आएगी और ये सब न्याय मिलेगा लोगों को। जुडिशरी जब न्याय देगी ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को खुद एक नैतिकता के आधार पर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई देश की बेटियां, देश का मान सम्मान अगर कुछ कह रहा है, बैठा है, तो कम से कम उसकी जांच हो, कम से कम इस्तीफा दे। ये साधारण अगर केस कोई होता, साधारण आदमी होता, तब तक उसको अरेस्ट कर चुके होते। लेकिन इस केस के अंदर जो है ना, अभी तक सरकार जो है ना, होम मिनिस्ट्री हो या दिल्ली पुलिस को उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पॉक्सो का जो है ना उसमें सेक्शन लगे हुए हैं। दूसरे केसेस में, साधारण केस में इसको तब तक कॉग्निजेंस लेने से पहले भी जो है ना अरेस्ट कर लेता है। आईओ की कुछ पावर होती है, आईओ अपनी पावर एक्सरसाइज करके अब तक उसको अरेस्ट करके उससे पूछना चाहिए था। 164 के बयान दर्ज होने चाहिए थे इनके, जो कि अभी तक दर्ज नहीं किए हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा लेट करोगे उसमें जो है ना पूरे चांस होते हैं अगर उसको जो है ना गवाह को या उसको जो वो जो वो है विक्टिम है, उसको इन्फ्लुएंस करके उसको दबा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके इस तरह के सेक्शंस जहाँ जो लगे हुए पॉक्सो, वहाँ पर अब तक जो है ना बयान 61-64 के बयान भी इनके दर्ज हो जाने चाहिए, जो नहीं किए हैं। बहुत गलत बात है। सर मैं जहाँ तक थोड़ा कानून को जितना समझता हूँ कि गिरफ्तारी के लिए आप किसी पुलिस वाले पे प्रेशर नहीं डाल सकते, मतलब उसका अपनी सोच और अपनी समझ बुद्धि से वो गिरफ्तार करेगा, अपने विवेक से। तो क्या मतलब पोस्को की धारा में हम ये मतलब कहना गलत है कि ऐसे नहीं प्रेशर कर सकते कि बृजभूषण को गिरफ्तार ही करना था पुलिस को? लेकिन मेरा सवाल ये उठा है कि जो अभी तक पोक्सो की धाराओं में जिनको उठा लिया जाता था, तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो या तो वो गिरफ्तारियां गलत थी। तो ये एक सवाल है सर। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, गिरफ्तार करते क्यों हैं? गिरफ्तार करने के कई कारण हैं। एक तो गिरफ्तार होने के बाद उस पर इमीडिएटली उस आदमी पे इंटेरोगेशन किया जा सकता है, ताकि वो प्रभावित भी ना कर पाए, एविडेंस मिटा भी ना पाए। अब तो बिल्कुल जो बेसिक जो फंडा है इंटेरोगेशन का, गिरफ्तारी का, उसका वायलेशन हो रहा है। और इसमें सीधा सा वायलेशन पुलिस के कर रही है, पूरा देश देख रहा है। और इसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसी डिपार्टमेंट का, होम मिनिस्ट्री का, गृह मंत्रालय का, सारी पुलिस और दिल्ली पुलिस उसके अंडर में है। उनको काम करना चाहिए, उसको ये उनकी प्राइम ड्यूटी है। क्या हो रहा है ये सब देश देख रहे हैं। इसका मतलब होम मिनिस्टर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं देश के प्रति। वो संविधान के प्रति सबको सम्मान करना है, संविधान के प्रति सबको काम करना है, संविधान के अनुसार काम करना है। वो देश, ये पूरा देश फील कर रहा है, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा। और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो एक और बात कह रहा हूँ कि मुझे तो लगता है किसी साइकोसोमेटिक डिजीज के से ग्रस्त हैं लोग, ऐसा कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी। वो क्या होता है, जो लोग अपनी अपनी बात करते हैं, मन की बात, और देश की बात सुनते नहीं। आज तक अपनी मन की बात सुनने पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लोगों को जबरदस्ती मजबूर करते हैं उसको सुनने के लिए। और इस देश के जो फ्री में पत्रकार अवेलेबल हैं, फ्री के चैनल अवेलेबल है, एक भी इंटरव्यू देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं। मैं तो कहता हूँ इस पद के लायक नहीं है आदमी, ये पूरा देश देख रहा है। ये बहुत गलत है, ये अपराध है, देश के प्रति अपराध है। आप बोलने के भी पैसे खर्च करवा रहे हो, देश के जनता का पैसा, और जहाँ बोलने की बात है वो बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? देखिए, किसानों की 700-800 लोगों की हत्याएं हुई, मरे, जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला, जब ये गृह मंत्री नहीं बोला, जब इस पार्टी के लोग नहीं बोले। हो सकता है बहुत सारे पार्टी के और संघ के लोग इन बातों मुद्दों के साथ है, मगर बोल नहीं पा रहे। इससे क्या साबित होता है? इसका मतलब क्या है? आप किसी भी साइकोसोमेटिक डिजीज के आदमी को देखेंगे सड़क पे भी, वो अपनी अपनी कहता है, दूसरों की सुनता नहीं। तो मुझे तो लगता है देश को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री का भी इलाज कराया जाए। ये किसी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्या लगता है ये मतलब अहंकार है क्या, कि जैसे लोकसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं अकेला सब पर भारी, तो ये क्या मैं की भावना, ये अहंकार है जो इन खिलाड़ियों को न्याय नहीं दिला पा? मैं एक शेर के माध्यम से आपकी बात का जवाब दूंगा। ओ दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, कमजोर ने समझ नादाइन को, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं ए लपटे समा, मरने का है किसको खौफ यहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है।
सत्ता चाहे कितने भी जुल्म कर ले, न्याय उसको देना पड़ेगा, आखिर में झुकना पड़ेगा। गांधीवादी सिद्धांतों के लोग हैं, अपने गर्दन उतरवाने से भी नहीं डरते हैं, और पहलवानों को, हमारी बहनों को न्याय मिल के रहेगा, और उसके लिए चाहे हमें कितने भी बड़े बलिदान देने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूँ, हर एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, हर मंत्री शपथ लेता है, संविधान की शपथ, कि मैं सबके साथ न्याय करूंगा, बिना डर के करूंगा, बिना भेदभाव के करूंगा। ये लोग संविधान के भी अपराधी हैं, संविधान के प्रति देश को चलने नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये लोग पूरे सिस्टम को, जो व्यवस्था चलनी चाहिए संविधान के तहत, उस व्यवस्था को उखाड़ने पे लगे हुए हैं। इससे जग जाहिर है, ये मामला खाली बच्चों के साथ छेड़खानी और सेक्सुअल हरासमेंट का नहीं है। इससे पता चलता चरित्र कि आज के दिन जो शासन जो लोग चला रहे हैं, व्यवस्था के नाम पे जो शासन, ये राजशाही की तरह चला रहे हैं। जैसे राजा जो भी करता है वो सही करता है, ऐसा बोला जाता था। राजा भगवान का दूत होता है, वो चाहे जो मर्जी गुंडागर्दी करे, वो दंड देने वाला होता है, उसको कोई दंड नहीं दे सकता। ये उसी तरह का बिहेवियर है। ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र के प्रति अपराध है। 130 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये समाज के और देश के अपराधी हैं इस वक्त, जो लोग भी इस न्याय में। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। एक तो मेरी गलती, मैंने आपका शुरू में नाम और परिचय नहीं लिया, तो पहले तो आप अपना नाम और परिचय बता दें ताकि हमारे दर्शक जान सके, फिर मैं आखिरी सवाल। मैं बलराज सिंह मलिक, एडवोकेट, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं, और मैं आपसे भावनात्मक रूप में नहीं पूछूंगा, मैं कानूनी रूप से ही पूछना चाहता हूँ। और हमारे दर्शक आपको बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील को लगता है कि कानूनी रूप से इन लड़कियों को न्याय मिल पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील को लग रहा है कि आज आम जो लड़कियां हैं देश की, वो कानून की तरफ उम्मीद लगा के रखें या अपनी उम्मीद छोड़ दें? क्या कानून उनकी उम्मीद बनेगा, आगे बन सकता है, उस स्थिति में है अभी? हालात जो दिखाई दे रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि इस देश में आम आदमी को न्याय नहीं मिलने का रास्ता साफ लोगों ने किया है कि न्याय नहीं मिल सकता यहाँ पर। मगर ये जो इन खिलाड़ियों का खास तौर पर बात, इनमें जो जज्बा है, जो लोग इतने सालों तक खेल के, और जो स्पोर्ट्समैनशिप इनके अंदर है, ये ना ये पीछे हटेंगे, ना समाज पीछे हटेगा, इनके साथ रहेगा। और जब समाज साथ रहेगा तो किसी की औकात नहीं है इनको न्याय ना मिले। और देश की जुडिशरी भी कहीं ना कहीं इस तरह से हल्की सी कमज़ोर नज़र आती है ऐसे मौक़ों पे, जहां उसको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, आम आदमी के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए। सुओ मोटो पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास। वो इस तरह का सर, जब मामला दर्ज होता है, कोई लड़की यौन शोषण के खिलाफ आरोप लगाती है, तो इसमें बार बार कहा जा रहा है, ब्रजभूषण कह रहा है कि सबूत दीजिए, प्रूफ दीजिए, कोई ऑडियो, कोई वीडियो। तो मतलब क्या इस तरह के आरोप में कोर्ट में इस तरह के सबूत चाहिए होते, देने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में तो एक बार कंप्लेंट जो कर दी वही सफिशिएंट है ऐसे केसों में। उसके बाद सारा चीज़ तो देखनी कोर्ट का काम है। इनको इमीडिएट पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए था पुलिस को, वहाँ जमानत करा लेता, सबके लिए प्रोविज़न है। मगर ये जिस तरह से व्यवहार करें, इससे ये लगता है इस देश में कोई राजशाही चल रही है, कोई डिक्टेटरशिप चल रही है जो इसके पीछे काम कर रही है। वो ताकतें हैं, वो इस समाज में क्या करना चाहती हैं अभी उसका वो नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल वाला मामला है। लोगों को क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, धर्मवाद में बांटने की कोशिश है। मगर मैं तो कह रहा हूँ किसान आंदोलन से भी ये देश जुड़ा है, और इस आंदोलन के बाद ये देश और जुड़ेगा। ये यूनिटी होगी देश की, और ऐसी ताकतों को धराशायी करेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जो ताकतें अब काम कर रही हैं, कहीं सत्ता परिवर्तन ना हो और ये ताकतें जेल के अंदर ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो ताकतें काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, माननीय हैं, और एक इनका लंबा अनुभव रहा है। एक बात बताइए, आपसे भी मैं कानूनी पेच समझ लेना चाहता हूँ। ब्रजभूषण पर जिस तरह का आरोप है, ये गंभीर आरोप है। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है इस पर? मतलब बाकी जो आरोप इस तरह के लगते हैं पोक्सो में, उनमें भी इतना ही समय लगता है, या इस केस को स्पेशल केस की तरह देखा जा रहा है? देखिए, एक एनसीपी का राष्ट्रीय कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते मैं डॉक्टर यशवंत द्विवेदी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आपने बहुत ही अभी हम 2 मिनट पहले हमारे सीनियर बता रहे थे कि रेप के केस में या जो महिलाओं के द्वारा कंप्लेन लिखाया जाता है कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है, उसके लिए एविडेंस, कानून में प्रावधान है कि एविडेंस की डिमांड होती है। लेकिन यदि एविडेंस में डिले होता है तो ये नहीं कि एक्यूज को आप बाहर घूमने दीजिए, जैसा कि इस केस में हो रहा है। एक्यूज सामने खड़ा है, सत्ता पक्ष का मिनिस्टर है, टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहा, धमका रहा। हाँ, इसलिए वो अब अरेस्ट नहीं होगा, उसको बेल कराने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो कानून से ऊपर है।
तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो परमानेंट होता है, परमानेंट लोकतंत्र होता है, ना कि परमानेंट कोई मंत्री या कोई अदर। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम कानून के दायरे में हैं और कानून के दायरे में ही हमें रह करके करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बेटी बच नहीं रही है, बेटी बच नहीं रही है, पढ़ेंगी कहाँ से? हमारे सम्मानीय जो हमारे खिलाड़ी बाहर से मेडल लेके आते हैं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो भी उनके क्षेत्र के लोग होते हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के खिलाड़ी वो लेके मेडल लेके आए, इनको प्रोत्साहित करिए, इनका उत्साह बढ़े। यहाँ क्या हो रहा है, 1 महीने से ऊपर का धरना चल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के ऊपर समर्थन करने के बजाय इसका विरोध हो रहा है। अपराधी को अरेस्ट कराने के बजाय अपराधी का संरक्षण किया जा रहा है, जो कि इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक होगा। यदि इस तरीके से चलेगा तो लोकतंत्र हमारा खतरे में रहेगा। धन्यवाद। निकल गया सर, ठीक। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील वो कानूनी पेच बता रहे थे कि किस तरह ब्रजभूषण को सजा मिल सकती है, और इनका ये भी कहना है कि पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ है और खिलाड़ी भी आह्वान कर रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये समझ लीजिए कि इस देश में 2 तरह के कानून काम कर रहे हैं। एक कानून आम आदमी के लिए और एक कानून बीजेपी के नेताओं के लिए, क्योंकि अगर आम आदमी कुछ कर लेगा तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार करने में पुलिस एक लंबा और बेहद लंबा टाइम लगाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।